नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। इस वीडियो को खास बनाती हैं दो चीजें, एक तो मैं और दूसरा इसको बनाती हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है। रीजन इसके पीछे ये है कि अगर आपने यहां गलती से भी गलत पोस्ट प्रेफरेंस चुन लिया तो ये नौकरी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आपने सुनी होगी कि लोग ग्रुप डी की नौकरी नहीं कर पाते, जॉब छोड़ के घर आ जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी भी जॉब्स हैं जो एक पढ़ा लिखा बच्चा नहीं कर सकता। अगर यार आप 10th या 12th भी पास करके जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी आप कुछ ऐसी जॉब से जो नहीं कर सकते, भले कितनी परेशानी, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। फिर जीवन इस तरह आपका बेहतर नहीं हो पाता। लेकिन अगर यही कदम आप बहुत अच्छा उठा लें तो आपको यहां पर वो जॉब्स देखने को मिल सकती हैं जो ग्रुप सी के अंदर, ग्रुप बी के अंदर जैसा मजा दे सकती है। देखो, ग्रुप बी और ग्रुप सी की तो बात ही अलग है, लेकिन बात फिर भी क्या है कि इसमें आपको उसकी जैसी शैली मिल सकती है। उसके लिए जरूरी होगा कि आप सही कदम उठाएं। और आज इस वीडियो के बारे में हम वही बताने जा रहे हैं कि आपको वो कदम उठाना कैसे है। मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना साझा करूंगा जिसके तहत आप ये जान पाएंगे कि कौन सी वैकेंसी बेहतर है। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो वो डायरेक्टली ग्रुप डी का एग्जाम ना दे रहे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजें जिनको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, एग्जाम फिल करना चाहते हैं। आपके भाई हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, आपके वो हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप इसमें बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर इस बार जो 14 पोस्ट दी गई हैं आरआरबी ग्रुप डी में, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं आरआरबी की बात कर दूं तो इसकी एप्लीकेशन जो है बिगिन हो चुकी है ग्रुप डी की 23/1/2025 यानी 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट है 22 फरवरी। आप अगर फीस पेमेंट में डिले करते हैं तो 24 फरवरी लास्ट दे सकते हैं। और 25 से लेकर 6 मार्च के बीच में, 25 से 6 मार्च के बीच में आपको टाइम मिलेगा एप्लीकेशन में अगर कोई एरर है उसको सही करने का। लेकिन मेरा सुझाव क्या होगा कि आप एक बार में ही इसको फिल कर लें, कोई एरर छोड़े ही ना। कई बार क्या होता है, एरर का जो सर्वर होता है ना उसमें इशू होता है, फिर फॉर्म कैंसिलेशन के इशू आते हैं, ठीक है, और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, तो इसलिए आप पूरे सावधानी से इस फॉर्म को भरें, ठीक है। ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, जल्दी ही उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब पोस्ट प्रेफरेंस में बात करूं, सबसे पहले ये समझ लेना 32,438 पोस्ट है। आपको इसमें से सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए जो कुछ भी मेहनत हो सकती है वो सारी मेहनत करनी है। जो पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो इसमें फिल करना है। अब अगर मैं बात करूं, क्लास 10th इसके अंदर मिनिमम चाहिए और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, देख लेना अभी जीत राणा जीएस चैनल पर ही, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसी के अंदर, ये कुछ वैकेंसीज हैं जो आपको देखने को मिल रही है, किस जोन से कितनी है। जैसे सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो वो आपको देखने को मिल रही है, जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है दिल्ली से। दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी है वो 4785 देखने को मिल रही है, जो बहुत अधिक है, लेकिन यहां कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है। याद रखना, दिल्ली की मेरिट आसमान छूती है, हर बार की बात है ये, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, क्योंकि हर कोई दिल्ली चाहता है। अरे नेता तक दिल्ली चाहते हैं तो छात्र तो फिर भी चाहेंगे, समझो, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं मुंबई। तो जितने भी मजबूत शहर है उसके अंदर ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, इसके ऊपर भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसके ऊपर जोनल वीडियो इस पर मैं बना दूंगा कि सेफ जोन आपका कौन सा होना चाहिए, सेफ जोन आपका कौन सा होना चाहिए, या फिर इसमें सबसे बड़ा डेंजर जोन कौन सा है। तो वो मैं अपना वो एक्सपीरियंस साझा करूंगा जो एक गवर्नमेंट जॉब के थ्रू गेन किया जाता है, ठीक है, जो मैं कर चुका हूं और बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। हालांकि मैं कभी रेलवे में नहीं रहा, लेकिन मेरे भाई रेलवे में रहे हैं, तो इसके अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब से काफी रिलेटेड रहा हूं, संबंधित रहा हूं, बाकी जॉब्स में रहा हूं, तो उस वजह से मैं एक्सपीरियंस वो साझा कर पाऊंगा जिसकी आपको जरूरत है। याद रखिएगा। तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। पहले देखो, एक बात मैं बता दूं, पोस्ट के लिए ना पैरामीटर होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉइंट्समैन ही बेस्ट है, कि आप A2 मेडिकल क्रॉस कर सकते हैं, सर ये A2 मेडिकल क्या है, तो यही तो बात है। आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जो आपको बता रही है कि ये जॉब बेहतर है या ये जॉब बेहतर है। बेटा याद रखना, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं कि इस बार रेलवे ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये भी कर दिया है कि अगर आपने किसी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे दिया, आप उसकी कट ऑफ को क्लियर कर गए, लेकिन आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो आप किसी और पोस्ट में नहीं जा सकते। बहुत ध्यान रखना, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बहुत ध्यान रखना, बहुत कॉशियस वीडियो है ये। और इसी वजह से मैं बता रहा हूं, मैं उन बारीकियों पे बात कर रहा हूं जो वास्तविकता में छात्र के लिए है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई और फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे मैं बात कर लूं कि असिस्टेंट S&T की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है S&T डिपार्टमेंट में।
इसके अंदर 3 प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक इमेज है और ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है जो रेलवे ने खुद लॉन्च की थी, तो उसी के ऊपर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। मैं एक्चुअल जो प्रेफरेंस है वो आगे पेजों पर बात करूंगा। पर इसके अंदर कुछ बताया गया कि जैसे असिस्टेंट ब्रिज के लिए B1 चाहिए, TNW के लिए B1 चाहिए, असिस्टेंट जो लोको पायलट लोको शेड होते हैं, लोको शेड उसके लिए B1 चाहिए, डीजल शेड होते हैं। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, उसके लिए B1 C1 एंड B1। ठीक है, याद रखना। इसके बाद जो पोस्ट आपको देखने को मिलती है पॉइंट्समैन के लिए चाहिए A2, समझ गए? A2 मेडिकल टेस्ट चाहिए। क्या आप उसे क्लियर कर पाएंगे? चलो मान के चलो अपने पॉइंट्समैन भर दें, और अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाए दें दिक्कत होगी ना फिर आपको। तो इसके बाद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो भी इसमें बताई गई है कि कौन सी डिसेबिलिटी चल सकती है। अच्छा, डिसेबिलिटी का जो कोड है उसके लिए ना मैं एक PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, वो डिसेबिलिटी कोड देख लेना। अब इसके अंदर अगर आपका कोड फिल नहीं है, आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है और वो कोड यहाँ पे इसमें है, ये है कि वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें कोई डिसेबिलिटी वाला कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। तो उसमें आप थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे कि आप वो एक बार चेक कर लें। अगर उस पर भी इशू होता है तो मैं उसके रिगार्डिंग में बना दूंगा कि मेडिकल के लिए क्या चाहिए। ठीक है, टेंशन मत लेना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए। एज वही 18 से 36 है, इसके अलावा और कुछ रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज मिलता है। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि सर पहली पोस्ट कौन सी होनी चाहिए। लेकिन पोस्ट से पहले मैं एक डिस्कशन करना चाहूंगा, सर ये मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में बताओ। देखो, अगर मैं मेडिकल क्राइटेरिया की बात करूं कि मेडिकल क्राइटेरिया आखिरकार क्या है, तो मेडिकल क्राइटेरिया आप समझिए यहां से सबसे जो हैवी मेडिकल क्राइटेरिया देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है A1। A1 एक ऐसा मेडिकल क्राइटेरिया है जिसमें आप फिजिकली फिट होने चाहिए सभी एस्पेक्ट में, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, और विजुअल स्टैंडर्ड जो देखने की क्षमता होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 6x6, और 6x6 बिना ग्लास के। ग्लास और बिना ग्लास, यानी ग्लास वाला जो काम है वो इसमें नहीं चल पाएगा। ठीक है, याद रखना। तो विदाउट ग्लास भी 6x6 का विजन इसमें होना चाहिए आपका क्लियर, याद रखना। ठीक है, चलिए। कलर विजन आपको पार करना पड़ेगा, और बायनोकुलर विजन भी इसमें आपको पार करना पड़ेगा, फील्ड विजन पार करना पड़ेगा, और नाइट विजन पार करना पड़ेगा। हालांकि ये इतना हार्ड नहीं होता जितना इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें आप याद रखना कि विदाउट ग्लासेस आपकी आईज जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, 6x6 का इसमें चाहिए। कई बार होता है कि कुछ लोग चश्मे लगाते हैं आईज प्रोटेक्शन के लिए, सही भी हो जाती हैं आंखें। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा याद रखना, इसमें 6x6 का विजन चाहिए। A2 के अंदर क्या चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए हर एक एस्पेक्ट में। डिस्टेंस विजन जो है 6x9 तक चलेगा, 6x9 विदाउट ग्लास चलेगा। नियर विजन 0.6 है विदाउट ग्लास, और इनको कलर विजन, बायनोकुलर टेस्ट, फील्ड और विजन टेस्ट पार करना पड़ेगा। ये A2 है। तो अगर पॉइंट्समैन बनना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी होगा पॉइंट्समैन के लिए, जो सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है पॉइंट्समैन, क्योंकि इसमें टाइम ही टाइम है भाई, टाइम ही टाइम है इसलिए। अच्छा, A3 होता है फिजिकली फिट होने चाहिए, फिर डिस्टेंस विजन इसमें 6x9 का विदाउट ग्लास। अब इसमें चश्मा चल जाता है, किसमें चश्मा किसमें चल जाता है, ये चल जाता है A3 में। A3 से नीचे सभी जॉब्स में आपका जो ग्लास है वो चल जाता है, चल इसमें भी जाता है, लेकिन विदाउट ग्लास भी आपको एक नॉमिनल विजन चाहिए होता है। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा सा याद रखिएगा। फिजिकली हर एक एस्पेक्ट में आप फिट होने चाहिए, विजुअली स्टैंडर्ड इसमें डिस्टेंस विजन चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको कलर विजन तो किसी में भी ना हो, कलर विजन के लिए तो सभी के अंदर बातें कही गई हैं कलर विजन के अंदर। ठीक है, याद रखना। तो कलर विजन के लिए सभी के अंदर बात कही गई है B1 तक। B2 के बाद कलर विजन की बात नहीं आती है, और ना C1 में ना C2 में। ठीक है, याद रखना। नियर विजन की बात आती है। तो ये बेसिकली जितनी भी जॉब्स हैं इसके अंदर जो मेडिकल का प्राइमरी क्राइटेरिया है उसमें विजन बहुत जरूरी है। तो आपकी आईसाइट कैसी है वो इसके थ्रू आप देख सकते हैं। सर हमें कैसे पता हमारी आईसाइट कैसी है? बेटा आप इसके लिए ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना आई चेकअप करा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप अपना आई चेकअप करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और आप इस बारे में पहले से ही जागरूक हो जाएंगे। किसी मेडिकल हॉस्पिटल में भी आप जा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप जाइए मेडिकल हॉस्पिटल में जाइए, आप वहां देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको चेक जरूर करा लीजिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से चीजों को कर पाए। आमतौर पर जैसे मेरी है, मैं चश्मे जो है पहनता हूं, आई प्रोटेक्शन, बहुत मामूली सा हल्का सा फर्क है, लेकिन मैं फिर भी चीजों को देख पाता हूं, पढ़ पाता हूं, सुन पाता हूं। ठीक है, याद रखना। तो इतना ज्यादा भी कोई इतना डिफरेंस इसमें नहीं है कि सर चश्मे हैं तो हम नहीं कर सकते क्या, हम ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसके लिए थोड़ा कॉशियस रहें। अब हम बात करते हैं जॉब्स में काम क्या होता है, वर्किंग क्या होती है। ठीक है, वर्किंग क्या होती है, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।
और देखो सबसे पहली जो प्रेफरेंस होती है, सभी की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो है ये नौकरी कौन सी है जी? पॉइंट्समैन है, महिलाओं के लिए भी होती है, पॉइंट्समैन की नौकरी है, इसको बोलते हैं पॉइंट्समैन। ठीक है, पॉइंट्समैन। इसमें आपको झंडी दिखानी होती है बेसिकली, टाइम ही टाइम मिलता है पॉइंट्समैन, टाइम ही टाइम मिलता है, हाथ में झंडी है ये रही, महिलाएं भी इसको कर पाती हैं पॉइंट्समैन, हाथ में फ्लैग देख रहे हैं आप, ये पॉइंट्समैन, ये यहाँ पे खड़े होते हैं, ऑफिस का ही काम होता है मेजरली, बस ऑफिस में से निकलना पड़ता है झंडी दिखाने के लिए। तो ये एक अच्छी पोस्ट हो सकती है, और इसी के लिए इसके अंदर बताया भी गया है, ये पॉइंट्समैन है, ट्रैफिक के अंदर है, ट्रैफिक के अंदर है। इसके लिए आप कंप्लीटली फिजिकली फिट होनी चाहिए, कोई भी आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी ना हो, ये जरूरी है। तो अगर आप में किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी नहीं है बेंचमार्क वाली, तो आप इसको फिल कर सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। पॉइंट्समैन पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए, पॉइंट्समैन। अच्छा, पॉइंट्समैन के अंदर अगर आप पहली प्रेफरेंस भरेंगे तो फिर वही बात आती है, पॉइंट्समैन के अंदर अगर पहली प्रेफरेंस आप भर भी रहे हैं तो सर मेडिकल कौन सा चाहिए? देखो भाई, मेडिकल A2 चाहिए, महिलाएं इसको भर सकती है, सैलरी 35,000 के आसपास मिलती है, प्लस सैलरी वेरी करती है, सैलरी चेंज भी करती है, इसके अंदर आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, सबसे मैक्सिमम पेइंग जो जॉब है वो यही है। तो पहली जो है आपका पॉइंट्समैन होना चाहिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ये होती है, जिम्मेदारी का काम है, याद रखना, और टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, अब इस पे रह के बाकी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब इसमें कौन सी सर देखने को मिल जाएगी। सर जी अगली जॉब जो देखने को मिल जाती है ना इसके अंदर, अगली जॉब आपको देखने को मिलती है ये वर्कशॉप। क्लासिक तरीके से अगली जॉब है बेटा आपकी वर्कशॉप, वर्कशॉप ये सेकंड है आपकी प्रेफरेंस, वर्कशॉप। पर ये सेकंड प्रेफरेंस पे क्यों डाल रहे हो इसे, वर्कशॉप? हमने तो सुना है सब लोग इसको बहुत पीछे डाल रहे हैं, बेटा वर्कशॉप को सेकंड प्रेफरेंस पे डालने का अपना एक अलग मजा है। अगर मैं वर्कशॉप के बारे में आपको बताऊं, वर्कशॉप के बारे में, तो वो आपको देखने को मिलती है यहां पर असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल होती है, जनरल इसमें सर्विसेज होती हैं, कोई भी सामान होता है वो आपको एक जगह से, मतलब जो भी स्प्रिंग वगैरह है उनके डिपार्टमेंट में जाके उसको वहां से जहां पे आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचवाना होता है, पहुंचाना नहीं होता, पहुंचवाना होता है। स्प्रिंग की जरूरत है, आप बता देंगे स्प्रिंग की जरूरत है, तो आपके साथ वर्कर्स आके उस चीज को वहां से वहां तक ले जाएंगे। आपका क्या काम होता है, आपको बस ये देखना होता है कि गलत सामान यहां से वहां ना चला जाए। थोड़ा कानों के लिए दिक्कत होती है, बड़ी बड़ी दुकानों में जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी वर्कशॉपों में जाना पड़ता है, तो कानों में दिक्कत हो सकती है, मतलब इतनी भी दिक्कत नहीं होगी यार, क्या ही दिक्कत होगी, यहाँ दिल्ली को झेल जा रहे हैं लोग, ठीक है, तुम क्या ही बात कर रहे हो, डीजे के ऊपर रुक नहीं पा रहे हैं लड़के नाचते हुए, ठीक है, मुझे देखिए समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत कहां होगी, कहीं नहीं होगी, खुल के खेलो। अच्छा, बड़ी बात यह थी कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C1 चाहिए, तो सबसे मिनिमम जो है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, तो एकदम बेहतरीन मजेदार जॉब, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी डिसेबिलिटी है, मैक्सिमम डिसेबिलिटीज के बारे में इसके अंदर बात की गई है कि जो अगर किसी को डिसेबिलिटी भी है तो वो भी इसको भर सकता है, बड़ी बात यह है, ठीक है। इसी वजह से इसकी मेरिट भी हल्की सी थोड़ी अप एंड डाउन हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप भी आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर भी सेम चीज है बेटा, वो वर्कशॉप में होती है, उसके अंदर भी C1 आपको देखने को मिलती है मेडिकल स्टैंडर्ड, इस वजह से मैंने इसको सेकंड पे रखा। तो सेकंड आपको देखने को मिल जाती है वर्कशॉप, सेकंड जो है बच्चे वो आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर वर्कशॉप, ये रहा। स्टैंडर्ड C1 चाहिए, सैलरी 31,920 इसमें चाहिए होती है, 31,920, ये भी वेरी करती है। अगर सरकार ने वर्कशॉप के अंदर प्रोडक्शन करा, माल बहुत ज्यादा बना दिया, तो उस माल का जो वेजेस का, क्योंकि माल ज्यादा बन गया इसका मतलब आप लोगों ने ज्यादा खर्च करना है, वो मतलब इधर से उधर ज्यादा आना जाना पड़ा होगा आपको, तो आपके वेजेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें अलाउंसेस थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि असिस्टेंट वर्कशॉप की जो सैलरी होती है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार इनकी सैलरी इनसे भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो जाती है पॉइंट्समैन से भी, लेकिन वो हर बार का नहीं है भाई, कभी कभी की बात है। ये हुई दूसरी बात। तीसरा अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो वो आपको देखने को मिलती है लोको शेड डीजल के अंदर, तीसरा आपको देखने को मिलती है लोको शेड के अंदर, ठीक है, याद रखना। तीसरा आपको लोको शेड देखने को मिलती है, ये लोको यानी इंजन, इंजन। तो इंजन जब आता है, जब इंजन आता है तो उसके अंदर कोई परेशानी अगर है तो उसको सही करने के लिए लोको शेड आपको देखने को मिलती है, तीसरी लोको शेड। अब लोको शेड के अंदर जैसे आप ये देख रहे हैं येलो कलर के हेलमेट पहन के, तो ये वर्क इसमें कर रहे हैं, तो इंजन में कोई खराबी है वो देखते हैं, बहुत टेक्निकल वर्क होता है, ट्रेनिंग लंबे टाइम तक चलती है, जरूरी है, ठीक है। तो लोको शेड आपको देखने को मिलती है तीसरी प्रेफरेंस पे। तो इसी पे ऊपर अगर मैं प्रेफरेंस भर दूं तो सबसे पहले पॉइंट्समैन आपको पहली प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी, 13वीं नहीं, इसको पहली प्रेफरेंस लिखना, फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड आपको देखने को मिल जाएगी वर्कशॉप। वर्कशॉप आपकी दो तरीके की होती है, एक जनरल सर्विसेज के अंदर होती है और एक वर्कशॉप आपकी जो देखने को मिलती है मैकेनिकल के अंदर। तो मैकेनिकल वाली आप आगे रखना, मैकेनिकल वाली असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें प्रमोशन अच्छे होते हैं,
इससे प्रमोशन बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपका ना बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना होता रहता है, तो इसलिए थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये आप सेकंड इसमें फिल कर सकते हैं। थर्ड जैसा मैंने बताया, थर्ड इसके अंदर आप लोको शेड कर सकते हैं, लोको शेड, थर्ड लोको शेड इसके अंदर फिल कर देना, लोको शेड, ये लोको शेड ये भी है ना, हाँ। इलेक्ट्रिकल वाला कर देना है, डीजल इलेक्ट्रिकल वाला करोगे तो थोड़ा मतलब ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें प्रमोशन का थोड़ा चांसेस रहते हैं, तो तीसरे पे आप ये फिल कर सकते हैं, लोको शेड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आती है बेटा CNW, CNW। अच्छा, इसके काम से मैं बहुत ज्यादा मुझे पता है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे भाई जो है वो रेलवे में है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता है, वो बताते रहते हैं कई बार। तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसमें ये देखना होता है कि पटरियां जो हैं क्या वो अरेंज्ड है, क्या उसमें कोई कहीं पे टूटा हुआ तो नहीं है। सर हम कैसे सारी पटरी कैसे देख सकते हैं, उसके लिए तो अलग डिपार्टमेंट है, जी हाँ, लेकिन स्टेशन के अंदर देखना होता है। प्लस इसके अंदर देखना होता है कि जो सामान है वो कहां से कितना गया है। जो वर्कशॉप वाले लोग सामान लेकर जाएंगे तो आप CNW के तौर पर आप बैठेंगे वहां पर, देखेंगे कि कौन सा सामान यहां से गया है, कौन सा यहां से नहीं गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर आपको ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा मिलता है, और बड़ी बात यही है कि आप आराम से ऑफिस में बैठकर काम को कर सकते हैं इजीली। अच्छा, जब जो ट्रेन्स होती हैं, जब शेड में आके रुकती हैं, तब भी उनको चेक करना पड़ता है कि वो सही है या नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक वर्क प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल है, ऑफिस में बैठ के काम मिलेगा, मजा आता है, खुल के खेलना होता है, ठीक है, याद रखना। तो CNW भी आपको देखने को मिल जाती है, CNW बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, CNW, ठीक है। CNW भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, और ये आपको देखने को मिल जाती है, आपको देखने को मिल जाती है बेहतरीन ढंग से, कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे। तो आप इसको 4th या 5th पे फिल कर सकते हैं, 4th और 5th पे फिल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, कुछ ऐसी पोस्ट है जिनका डबल प्रेफरेंस भरा जा रहा है ना, तो टेंशन मत लेना, उसको हिसाब से मैं मैनेज करके चल रहा हूं। तो इसके अंदर सैलरी 25,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन भाई 2 साल के अंदर अंदर सैलरी 40+ हो जाएगी, याद रखना। मेडिकल B1 चाहिए, इसलिए थोड़ा फायदा भी मिलता है। तो ये कुछ आपको यहां देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, 4-5 आपकी पोस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं, आपको देखने को मिलती है, जिसका नाम आपको यहां देखने को मिलता है, एक सेकंड बस स्लाइड देख रहा हूं ताकि आपको काम भी पता लग पाए, ठीक है। चलिए, ये असिस्टेंट CNT, ये 6वें नंबर पे आपको देखने को मिलती है, असिस्टेंट CNT, 6th। असिस्टेंट SNT आपको देखने को मिलती है। मेडिकल कुछ एक में B1 है और एक में C1 है। सैलरी है आपकी 40,000, सैलरी बहुत ज्यादा होती है। देखना होता है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा ना हो। अच्छा, इसमें आपको मशीनरी मिलती है, इसके अंदर आपको मिलती है बेटा मशीनरी। जो मशीनरी मैं आपको दिखाना अगर चाहूं तो मशीनरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। मशीनरी ये रहा होता है, मशीनरी जो है ये वाली मशीनरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये हालांकि ये वर्कर से ये प्राइवेट करने की बात चल रही है, इनको तो प्राइवेट करने की बात चल रही है SNT में, लेकिन इसमें फिर भी ना मशीन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। मशीन का फोटो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मशीन का फोटो इसके अंदर लगाया हुआ ये रही, ये मशीन होती है जो आपको बताती है कि बीच का डिफरेंस बराबर है या नहीं है। तो मशीन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, धूप का काम है सारा, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये आपका 6वां प्रेफरेंस था। इसके बाद आपको एक देखने को मिलती है ब्रिज। नेक्स्ट आपका 7वां प्रेफरेंस आपका हो जाएगा ब्रिज। 7th पे आपको देखने को मिलती है ब्रिज के डेवलपमेंट में इसमें आपका काम आता है। जैसे अभी रैटल ब्रिज बना था ना, जम्मू कश्मीर रैटल ब्रिज, तो उसको बनाने का काम जो है ग्रुप D ने ही किया था। तो ये काम होता है, धूप का काम होता है, थोड़ा लेबरस वर्क है, करना मुश्किल पड़ जाता है भाई। अलाउंस मिलते हैं क्योंकि बाहर जाके काम करना पड़ता है, तो अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। फील्ड का वर्क है, बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल काम है ब्रिज। तो ब्रिज के बारे में थोड़ा सा याद रखना। ब्रिज आपका 7वें नंबर का प्रेफरेंस हो जाएगा। और इसके बाद जो 8th नंबर का प्रेफरेंस आपको देखने को मिलता है वो मैं आपको यहां से बताता हूं, जो फ्रंट पेज पे मैं लिखा हुआ है। तो ब्रिज आपका हो गया है, और इसके अंदर आपको एक देखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। यहां हालांकि प्रेफरेंस उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल आपको देखने को मिलती है वो 8वें नंबर के प्रेफरेंस के तौर पर आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल भाई सबसे डेंजरस जॉब है। मैं तो ये कहूंगा कि बॉर्डर पे लोग जितने इनसिक्योर हैं उतने ही इनसिक्योर यहां भी हैं। बेटा बिजली का काम करना होता है, एक छोटी सी गलती और दिक्कत ही दिक्कत। तो इलेक्ट्रिकल की जो जॉब होती है, इसको इसी वजह से मैंने 8th प्रेफरेंस पे रखा है। 8th प्रेफरेंस पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें पोस्टिंग थोड़ा पास मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो प्रमोशन है वो थोड़ी स्लो है बाकियों के मुकाबले।
तो इलेक्ट्रिकल फिर आपको यहां देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ी और डिटेल अगर मैं आपको दूं इलेक्ट्रिकल के बारे में बच्चे, ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिकल आपको जो है, ठीक है, अरे देखिए भाई इलेक्ट्रिकल ये रही, इलेक्ट्रिकल में 25,000 से ज्यादा सैलरी आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है आपका 8th बढ़िया तरीके से प्रेफरेंस। इसके बाद जो 9th प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, 9th प्रेफरेंस जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है एक बड़ा ही बेहतरीन इसमें जॉब है जो 9th प्रेफरेंस पे आपको देखने को मिलती है, टीएल एंड एसी। ये 9th प्रेफरेंस पे आपको देखने को मिलती है, 9th प्रेफरेंस पे आपको देखने को मिलती है टीएल एंड एसी। सैलरी 43,000 है, लेकिन इसमें ना आपसे कई भांति भांति प्रकार के काम ले लिए जाते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी में। आपको स्टेशन पे भी ड्यूटी लग जाती है, ट्रैक पे भी ड्यूटी लग जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैं तो कहता हूं कि थोड़ा रिस्की काम हो जाता है। इसके बाद 10th आपको देखने को मिलता है सेम ही असिस्टेंट टीएल एंड एसी, वो वर्कशॉप में है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है 10th प्रेफरेंस। अच्छा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में देख लेना आप आराम से, इसके लिए मेडिकल B1 और C1 चाहिए। इसके बाद जो 11th प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, 11th प्रेफरेंस, ठीक है, याद रखना वो होता है टीआरडी। अब एक जो इलेक्ट्रिकल होता है उसका काम होता है इन इलेक्ट्रिसिटीज को देखना, लेकिन जो टीआरडी होते हैं, जो ट्रैक के ऊपर काम करने वाले होते हैं, वो देखते हैं ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी कैसी है। सैलरीज में वेरी करती है, पोस्ट दर पोस्ट अलग है, हर एक जगह पे अलग है, स्टेशन के हिसाब से अलग है, थोड़ी सी सैलरी डिफरेंस मैटर करता है। लेकिन इसके अंदर जो मेडिकल है वो B1 चाहिए, मेडिकल कैसा चाहिए, B1 चाहिए। तो ये बच्चे आपका 11th देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 12th आपको देखने को मिल जाता है, एक सेकंड भाई ये गलत लिखा हुआ है, ये 12th करना है भाई, पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एडिटर ने किया क्या है आज, वो तो शुक्र है मुझे याद है इसलिए मैं बता पा रहा हूं। तो असिस्टेंट पीवे होता है, पाथवे वाली होता है, इसमें आप देखना कि इसके अंदर इसकी जो बीच का डिस्टेंस होता है वो मेंटेन करना होता है, ये भी मुश्किल काम है भाई, डिस्टेंस होता है ये मेंटेन करना होता है। इसका काम आपको कई बार मैच लग सकता है, जैसे सर ब्रिज पे भी तो सेम ही काम होता होगा, नहीं, इसके अंदर आपको ये उठाने होते हैं, ये वाले आप उठाते मशीन सही है पर मुश्किल काम। तो ये आपका 12th प्रेफरेंस होना चाहिए। इसके बाद 13 प्रेफरेंस पे आपको ट्रैक मशीनर्स देखने को मिलते हैं। ट्रैक अगर टूट जाता है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जाते हैं ट्रैक मशीनर्स। A3 इसके अंदर होता है। रीजन क्या होता है इसके अंदर A3 क्यों होता है मेडिकल, उसके पीछे का रीजन है कि आप एकदम फिट होने चाहिए। कहीं आप गलत तरीके का रिपेयर कराए, पता लग रही है न्यू तिरछी मोड़ दी, ट्रेन नहीं चल पा रही है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आपको ट्रैक मेंटेनर देखने को मिलती है। ये जो जॉब है ये भी प्राइवेट होने जा रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बीच में एक बार, क्योंकि यार इसके अंदर ना बहुत ज्यादा लेबरस काम है। आप पढ़ लिख के जाओगे ये काम करने के लिए, नहीं जाओगे। तो ये सबसे लास्ट में आप भर सकते हैं 14th नंबर पे, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रेफरेंस आपको देखने को मिले जिसके बारे में मैंने यहां पर चर्चा की। हर एक स्लाइड पे मैंने डाल दिया है कि कौन सा प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। लेकिन आप ना शुरुआत में ही पिक कर लेना, पॉइंट्समैन देख लेना भाई, वर्कशॉप देख लेना भाई, उसके बाद CNW देख लेना अपना, ठीक है, इंजन देख लेना, इंजन लोको शुरुआत में, और ब्रिज देख लेना आराम से 7वें नंबर पे। तो ये कुछ जॉब्स मैंने आपको यहां बताई हैं। अब आप जोन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त रही होगी, जिससे आप जान पाएंगे कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, क्या काम करना पड़ता है मेडिकली, क्या चीज उसमें चाहिए। उसके लिए भी इसमें स्लाइड डली हुई है, कृपया करके देख लेना। अब बात आती है सही तरीके की तैयारी करने के लिए। आपके लिए ना एक बहुत बेहतरीन चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। देखो, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ना तो जरूरी है कि आप उसमें प्रैक्टिस करें। तो मैं और विकास राणा सर, और मजे की बात यह है कि विकास राणा सर जो हैं, जीत राणा सर वो मैं खुद हूं, विकास राणा सर जो हैं वो रेलवे में सिलेक्टेड भी हैं, ठीक है। तो बेहतरीन ढंग से मैं भाई SSC के मेजर एग्जाम्स कोई भी हो, CGL हो, CHSL हो, मैं उनमें सिलेक्टेड हूं। तो मैं आपको उस प्रकार से वो चीजें साझा करूंगा, ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए। विकास सर कंप्लीटली रेलवे के लिए साइंस, ज्योग्राफी बड़े क्लासिक तरीके से कराएंगे। आपके करंट अफेयर के लिए पूरी दमदार मेहनत हम भी कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी जो करंट अफेयर के सेशन है, आपको करंट अफेयर्स बाय जीत राणा आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे, इसी जीत राणा GS चैनल पे। करियरविल के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो बैच है ये करियरविल एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल रहा है, सुपर 5000 बैच, ठीक है। आप 8 फरवरी से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसमें एनरोल कर लेना और इसमें धुआंधार सवाल लगाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, इस चैनल पे चेक कर लेना स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देख जरूर लेना, बहुत जरूरी।
या अगर आप कंप्लीट थ्योरी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बच्चे हमारे जीएस स्पेशल बैच से जुड़ सकते हैं, हमारे विकास सर उसमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम दोनों का दायित्व ये है कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का। तो पोस्ट प्रेफरेंस के अलावा ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके बारे में हम आपको बातें बताना चाह रहे थे। इसके अंदर वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो जरूरी होंगे, याद रखना। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रेलवे के कराएंगे, नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबके क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी रेलवे के इंपोर्टेंट आपको इसमें फाइल मिलेंगे, इसमें डेडिकेटेड फाइल आपको मिलेंगे, आपको डेडिकेटेड फाइल मिलेंगी। सीजीएल के लिए अलग मिलेगी, सीएचएसएल के लिए अलग मिलेगी, सीपीओ के लिए अलग मिलेगी, एमटीएसजीडी के लिए अलग मिलेगी, ठीक है, और रेलवे के लिए अलग मिलेगी। तो भाई सभी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। इसको मैार विकास से बेहतरीन ढंग से आपको कराएंगे, मुलाकात करेंगे वहीं पर। और आप मुझे फाइनली ये बता देना बस कि अगर आप सेफ जोन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो सेफ जोन के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बन जाएगी, कौन सा डेंजर है कौन सा सेफ, ठीक है। चलिए अब मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। मुलाकात आपसे तब होगी जब सिलेक्शन के बाद आप आएंगे ना, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।